जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और हमारी जैसे पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि जी कैसे हमारे जो है क्या पेपर का फॉर्मेट है और क्या क्या एग्ज़ाम टेक्निक्स और टिप्स वगैरह क्या हैं। तो वो हमने सारी बात पहले पिछले लेक्चर में कर ली। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमने सबसे पहले चीज़ तो डिस्कशन करनी है जी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे जी कि ऑफिसेस क्या काम करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है जी, तो हमारी जो डिस्कशन इस चैप्टर में है वो इन टॉपिक से रिलेटेड होगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म स्ट्रक्चर एंड ऑफिसेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये वर्ड बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कि जी हम ये कहते हैं कि जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ग्रो कर रही है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, फलानी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है जी, एप्पल बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जी। फॉर एग्जांपल आपकी कोका कोला कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, या टोयोटा बहुत अच्छी कंपनी है जी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वर्ड बड़ा हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशंस जी, फलानी ऑर्गेनाइजेशन जी उसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है जी, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में एक डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट या पहला कंपोनेंट उस डेफिनेशन का वो ये है कि सोशल अरेंजमेंट। वन बाय वन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सोशल अरेंजमेंट। दूसरे नंबर पे कलेक्टिव गोल्स। तीसरे नंबर पे कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। और चौथे नंबर पे बाउंड्री। अगर हमने किसी भी कंपनी को हमने ये कहना है कि जी क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, या किसी भी बिजनेस को हमने देखना है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कहला सकती है या नहीं कहला सकती, तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम देखेंगे कि जी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सोशल अरेंजमेंट मिलेगा। सोशल अरेंजमेंट क्या है जी, इसको हम सोशल ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई ना कोई लोगों की ग्रुपिंग मिलेगी, या लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे होंगे, उसको हम सोशल ग्रुपिंग बोलेंगे। जैसे कि क्रेसेंट कॉलेज है, यहाँ पे सोशल ग्रुपिंग है, यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सोशल अरेंजमेंट पाया जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करते हैं जी टोयोटा कंपनी की, तो वहाँ पे भी हायर मैनेजमेंट है, उसके बाद उनका स्टाफ है, उसके बाद कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं जिनसे हम माल खरीदते हैं, तो वहाँ पे भी मिलजुल के कोई सोशल अरेंजमेंट चल रहा होगा। इसी की तरह आपकी और भी क्लासरूम के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि जी देयर इज अ सोशल अरेंजमेंट, कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और मिलजुल के वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिलजुल के पढ़ रहे हैं। टीचर्स पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, देयर इज अ सोशल अरेंजमेंट। अब यहां पे जब सोशल अरेंजमेंट होगा, आपस में लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं सोशल ग्रुपिंग के अंदर, तो क्या करेंगे, उनके कुछ गोल्स भी होंगे, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, या उनके कुछ टारगेट्स भी होंगे।
वो लोग जो मिलजुल के काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ गोल्स को भी शेयर कर रहे होंगे। जैसे कि क्रेसेंट कॉलेज के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं सोशल ग्रुपिंग के अंदर, उन सारों का सेम गोल है। हर बंदा जो काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव सेम है, वो सेम गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका कलेक्टिव गोल सेम है। जैसे स्टूडेंट्स का कलेक्टिव गोल क्या है, स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं उनका कलेक्टिव गोल क्या है कि उन्होंने पास होना है, उन्होंने पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। और टीचर्स का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, उनके क्या टारगेट्स हैं, उनका भी टारगेट या गोल क्या है कि जी उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना है पास होने में। इसी तरह कोई कंपनी है जहां पे आप देख रहे हैं कि जी हमारा कलेक्टिव गोल क्या है, जी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, कि हमने अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। हायर मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट वो सारे के सारे मिलके ये इसके लिए काम कर रहे हैं कि जी हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो उनका कलेक्टिव गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं कलेक्टिवली या इन सोशल अरेंजमेंट के अंदर और उन सारों का गोल सेम है, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है या उनके परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू उनको चेक किया जाता है। जैसे कि अगर क्रिकेट टीम है, उसका कोच है, वो चेक करेगा कि क्या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही मैच के बाद, और उसके बाद वो कमेंट्स करेगा कि जी आपको कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। कंट्रोल परफॉर्मेंस में उनको चेक एंड बैलेंस के थ्रू चेक किया जाता है, कुछ चेक एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या वो लोग सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं या अपने अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनका अपना ऑब्जेक्टिव या अपने गोल, पर्सनल गोल्स सेम है या डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से। तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं कि क्या वो उसी गोल्स के लिए काम कर रहे हैं या अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमने बात की सोशल अरेंजमेंट की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल ग्रुपिंग होगी, लोग मिल के काम कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे सारों के गोल सेम होंगे, सारों का ऑब्जेक्टिव सेम होगा, कलेक्टिव गोल सेम होंगे। तीसरे नंबर पे उन गोल्स को चेक किया जाता है कि क्या वो अपने लिए काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन में बाउंड्री होती है जो उसको इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी कुछ इन्वायरमेंट होता है और उसके बाहर का भी कुछ इन्वायरमेंट होता है या माहौल होता है। अब ये जो बाउंड्री है, जैसे ये क्लासरूम है, उसकी एक बाउंड्री है। इस क्लासरूम के अंदर अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो इस क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर रह के कर रहे हैं। अब बाहर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि ये जो वॉल है विद इन दिस प्रेमिसेस, हमें जो भी काम कर रहे हैं वो हम इस प्रेमिसेस के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, इसीलिए जो बाहर क्या चल रहा है उसको हमें बिल्कुल भी पता नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेशन में अगर हम ये कहें कि 4 मेन एलिमेंट्स हैं इस डेफिनेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट इज सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल, कंट्रोल परफॉर्मेंस और बाउंड्री। अब हम अगर इस क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम के अंदर सोशल अरेंजमेंट है, मौजूद है। दूसरे नंबर पे कलेक्टिव गोल्स हैं, मौजूद हैं जी, कलेक्टिव गोल सारों का सेम गोल है। तीसरे नंबर पे कंट्रोल परफॉर्मेंस है, टीचर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को भी मॉनिटर करेगा, टेस्ट रिजल्ट्स को भी मॉनिटर करेगा, उनको फीडबैक भी देगा कि कहां पे वो गलत है, कहां पे वो ठीक जा रहे हैं। और चौथे नंबर पे बाउंड्री भी है। इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में क्लास को भी शामिल कर सकते हैं। क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर हम बात करें टोयोटा कंपनी की, तो टोयोटा कंपनी की डेफिनेशन में भी टोयोटा को अगर हमने कहना है कि जी क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, तो उसमें हम 4 एलिमेंट्स को देखेंगे। सोशल अरेंजमेंट मौजूद है। कलेक्टिव गोल क्या है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरे नंबर पे कंट्रोल परफॉर्मेंस, वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ टारगेट्स सेट किए जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और चौथे नंबर पे बाउंड्री भी होगी जो उसको सेपरेट करेगी उसके आउटसाइड इन्वायरमेंट से। तो टोयोटा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
इसी तरह पॉलिस, अगर हम पॉलिस की बात करें तो वहां पे भी क्या है, सोशल अरेंजमेंट है। दूसरे नंबर पे कलेक्टिव गोल क्या है, कलेक्टिव गोल क्या है कि जी लोगों की सिक्योरिटी, क्राइम रेट को कम करना, दैट इज द कलेक्टिव गोल ऑफ द पुलिस। जितने भी पुलिस मैन हैं उन सारों का कलेक्टिव गोल एक है। तीसरे नंबर पे उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने क्राइम रेट को कंट्रोल किया, क्या किसी शहर में या किसी इलाके में उन्होंने अपने क्राइम रेट को कम किया या क्राइम रेट बढ़ा। तो उनके लिए भी कुछ टारगेट्स सेट किए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, और उसकी जो है वो बाउंड्री भी है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, जैसे क्लब्स, डिफरेंट तरह के क्लब हैं जी। फुटबॉल क्लब है, अब उनका कलेक्टिव गोल क्या है, कलेक्टिव गोल ये है कि जी उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं। इसी तरह और बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसपे चैरिटी है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसी तरह कुछ अकाउंटेंसी फर्म्स, ये भी हमारी क्या है जी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें आपके 4 एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहला सकती है। अगर हम कहते हैं कि जी एक दुकानदार है जो कि एक दुकान चला रहा है, क्या वो दुकान को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? क्या उसके अंदर सोशल अरेंजमेंट है? अगर एक ही दुकानदार है तो वो वहां पे कोई सोशल अरेंजमेंट मौजूद नहीं है। कलेक्टिव गोल है, ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर रहे तो उनका कलेक्टिव गोल नहीं होगा। एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एंटरप्रेन्योर है, एक ही बिजनेसमैन है जो कि वो दुकान चला रहा है या बिजनेस चला रहा है, तो वो उसका कोई कलेक्टिव गोल नहीं है। तो लिहाजा हम शॉप को, रिटेल शॉप को ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म नहीं कह सकते। इसी तरह हमारे सामने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी 1122 है, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या है जी, ये आपकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारी एग्जांपल, टोयोटा, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात करते हैं जी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं जी, एनी सिंगल क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस कर रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है जो कि डोनेशंस की बेस पे चल रहा है। वो डोनेशन इकट्ठी करते हैं डिफरेंट लोगों से, वॉलंटियर से, और डोनेशंस मिल रही हैं जी उनको उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो क्या हम उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? सबसे पहले तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देना। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन तो है लेकिन ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि वो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनका कलेक्टिव गोल क्या है, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, उन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका दूसरा जो नाम है, इसको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। कमर्शियल मींस दे आर बिजनेस ओरिएंटेड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
यहां पे बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपका KFC है, अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। इसी तरह अगर हम बात करें टोयोटा की या होंडा की या आपकी किसी भी कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनकी बात करें तो उन सारों का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका मकसद क्या है जी? प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना। अब ये प्रॉफिट किसके लिए हम कमा रहे हैं? ये उसके ऑनर्स के लिए कमा रहे हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उतनी ही ज्यादा सरमायाकारी होगी, उसके अंदर उतना ही इन्वेस्टमेंट होगी। और इसका बाय द वे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उसके जो शेयर्स की प्राइस है वो भी क्या होगी? वो भी ज्यादा ही जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम इसका आपस में इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ऑब्वियसली वो आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर रहा है। किसके लिए? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने पैसा उस बिजनेस के अंदर लगाया। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमारे सामने आती हैं, जैसे गूगल है या जैसे आपकी एप्पल कंपनी है या सैमसंग है, ये सारी की सारी किसके लिए काम कर रही हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। इसी तरह बैंक्स हैं, आपकी अकाउंटिंग फर्म्स हैं या ऑडिट फर्म्स हैं, ये भी किसके लिए काम कर रही हैं? ये भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। तो लिहाजा हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन को अपने सामने रखते हुए उनका कलेक्टिव गोल यही हो कि जी हमने प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगी। ठीक है जी। एक मिनट। अच्छा जी, अब हम तीसरे नंबर पे जो बात करते हैं जी, जो तीसरा हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिफोर वी गेटिंग इनटू द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, हम इसकी कैटेगराइजेशन की बात करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। अब हम थोड़ा सा इसको समराइज कर रहे हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर हमने कल को ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप करना है ताकि हम इजीली पहचान सकें कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग है या कमर्शियल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम दो मेन कैटेगराइजेशन में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगराइजेशन है जी प्रॉफिट सीकिंग वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी कैटेगरी हमारी पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं प्रॉफिट सीकिंग वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट की। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? जिसका दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका नाम है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट की, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा करना। अब यहां पे एक चीज आती है कि जी बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि क्या सर प्रॉफिट कमाना ही उसका ऑब्जेक्टिव होगा? जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट को अर्न नहीं करना होता, उसको मैक्सिमाइज भी करना होता है, उसको बढ़ाना भी होता है। जैसे अगर आपने पहले साल 2023 के अंदर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया या $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, तो डेफिनेटली आप 2024 के अंदर की कोशिश करेंगे कि ये 1 मिलियन से $1.5 मिलियन हो जाए।
2025 के अंदर ये $2.5 मिलियन हो जाए, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना हुआ? अगर प्रॉफिट कमाना हुआ तो आप ये कहेंगे कि जी हम तो सिर्फ 1 मिलियन ही कमाएंगे हर साल। लेकिन एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देखना चाह रही है कि जी हमारे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हों और हम कमाएं भी ज्यादा और हर साल हमारे प्रॉफिट बढ़ें भी, तो वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमने बात की पहले प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे कि आपकी एग्जांपल है टोयोटा की या होंडा कंपनी की या बोइंग कंपनी की या नेस्ले की या पेप्सी की या कोका कोला की या सैमसंग की या एप्पल की या गूगल की, वो सारी की सारी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगी। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं, जिसके अंदर आपके प्राइवेट जो है वो एयरलाइन कंपनीज आ गई, वो सारी की सारी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मकसद वेलफेयर का काम करना है, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है या बेहतर तरीके से खिदमात को अंजाम देना है, तो उसको हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर आपके ट्रस्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जी, जिसके अंदर आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके कुछ क्लब्स हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, वो आ जाते हैं। इसी तरह आपका कोई गवर्नमेंट का स्कूल है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, गवर्नमेंट स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज। इसी तरह जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो सारे के सारे नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं नॉट फॉर प्रॉफिट की। इसी तरह आपकी जो पुलिस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। अगर आप बात करते हैं किसी गवर्नमेंट के अदारे की और किसी गवर्नमेंट के अदारे की, तो वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी। दूसरी कैटेगरी में बात करते हैं पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। ये बेस्ड ऑन ओनरशिप है एक्चुअली, ये जो कैटेगराइजेशन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कौन ऑन करता है या कौन कंट्रोल करता है या कौन चलाता है। तो हम इसमें यहां पे कह सकते हैं कि जी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट रन करती है या गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। हर वो अदारा जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल बॉडीज जो रन और कंट्रोल कर रही हैं, जो उसको ऑन करती हैं, वो हैं जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह आपकी जो पुलिस है, इसी तरह आपके जो हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ एयरलाइन कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है, वो आपके पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पे कौन उसको चला रहा है, कौन उसको ऑन कर रहा है? गवर्नमेंटल बॉडीज ऑन करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कैसे रन की जाती है, उनके लिए फाइनेंस कहां से आता है? तो उनके लिए फाइनेंस जो आता है वो ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आता है, कि जो टैक्सेस या ड्यूटीज वगैरह जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन अदारों को चला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं या रन या मैनेज की जाती हैं, जिसके अंदर आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स उस बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आ जाती हैं जी। जैसे एप्पल है, इट इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसी तरह हमारे सामने क्रेसेंट कॉलेज है जी। क्रेसेंट कॉलेज जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हम सेक्टर वाइज हम ये कहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पब्लिक बॉडीज कंट्रोल करती हैं, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्राइवेटली ओन या प्राइवेटली कंट्रोल की जाती है। यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल? अब जब हम ये सिलेबस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पेपर MA1, तो इसके अंदर हमारी जो ज्यादा डिस्कशन आएगी वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की आएगी या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की आएगी। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर की डिस्कशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की डिस्कशन
नहीं आएगी। हमारा सिलेबस इसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात करें या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें। ऐसा कतई नहीं है कि हम कभी भी बात एसीसी के सिलेबस में नॉट फॉर प्रॉफिट की करेंगे ही नहीं, उसकी डिस्कशन आएगी, लेकिन एडवांस पेपर्स में एडवांस लेवल पे डिस्कशन आएगी। ठीक है जी, तो यहां तक हमने आज इसको कवर किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज